हॉल्स इफेक्ट। अभी हॉल्स इफेक्ट क्या है मैं पहले इफेक्ट समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में दो सरफेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिखने लगता है। दैट इज टर्म्ड एज हॉल्स इफेक्ट। कैसे होता है, क्यों होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एक कंडक्टर इमेजिन कर रहा हूं। दिस इज अ कंडक्टर। मैं इसे एक रेगुलर शेप का कंडक्टर बना लेता हूं। सारे फेसेस रेक्टेंगुलर हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में यह कंडक्टर रखा हुआ है और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं करंट डेंसिटी is I by A and it's NeV. This is current density. एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन को देखिए। इट्स I by A, इट्स करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। They ask you current density, is it a scalar quantity or a vector quantity or a tensor quantity? करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है? Let me inform you, it's a vector quantity. यह करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। It's a vector quantity. Although करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनफैक्ट करंट वुड बी J dot A. Current is J dot A. J is current density dot area vector. Area is a vector quantity. Its cross section area. यह जो एरिया है यह क्रॉस सेक्शन एरिया A कहलाएगा। मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर इमेजिन कर रहा हूं। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है A एंड द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। हियर N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N is number of free electrons per unit volume.
E is charge on each electron. Electrons are the current carrier, and V is drift velocity. This V is drift velocity of electrons. It's the average velocity. ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है. कोई सा भी कंडक्टर को यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मोशन कुछ इस तरह से होती है. इस तरह से zigzag तरीके से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है. Drift velocity is the distance moved by an electron in a unit time. This is the drift velocity. N is number of free electrons per unit volume. चलिए मैं इसी समय फिर आपको एक सवाल देता हूं ये N को डिटरमाइन करने के लिए. फॉर कॉपर इज 2963.5. You always know that copper is a very good conductor of electricity. Pure copper is a very good conductor of electricity. और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, एटॉमिक वेट 63.5 होता है. डेंसिटी इज 9.7. ये जो डेंसिटी दी हुई है यह रिलेटिव डेंसिटी. जब हम डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं देते हैं इसका मतलब वह रिलेटिव डेंसिटी होती है, और सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी. तो इस हिसाब से कॉपर की डेंसिटी हुई 9.7 into density of water, that is 1 ग्राम पर सीसी. तो कॉपर की डेंसिटी हुई 9.7 ग्राम पर सीसी. दिस इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर. इधर से हमने डेंसिटी से यह मतलब निकाल लिया. अब मैंने बताया कि इस तरह के सवालों को हमेशा एसआई यूनिट में करा जाता है. सारा डेटा, सारा काम हमेशा एसआई सिस्टम में ही करें, क्योंकि आगे जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो सारा एसआई सिस्टम में ही पढ़ते हैं. करंट की वैल्यू एम्पियर में और चार्ज की वैल्यू कूलम्स में, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में, ये सारा एसआई सिस्टम में. चार्ज की वैल्यू स्टैट कूलम तो शायद कोई लिखता ही नहीं है चार्ज के लिए जो यूनिट है. तो सारा काम जब हमको एसआई सिस्टम में करना है तो इधर भी इस बात को ध्यान रखें कि इसे एसआई सिस्टम में जरूर कन्वर्ट कर लें. 9.7 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, यह हमने कन्वर्ट कर लिया. अब हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो हम यूनिट वॉल्यूम ले लें. 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर ले लें. 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में कितने किलोग्राम कॉपर होगा, ये अब हमें डेंसिटी से साफ साफ दिख रहा है. 9.7 into 10 to the power 3 kg. इतना 1 मीटर क्यूब कॉपर में इतना कॉपर होगा. इतना किलोग्राम कॉपर मीन्स into 9.7 into 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ कॉपर हो गया. इतने ग्राम्स कॉपर. अब हमें ग्राम एटम्स ऑफ कॉपर लिखना है, तो इसके लिए ये जो ग्राम्स ऑफ कॉपर आया है 9.7 into 10 to the power 6 अपॉन हमने एटॉमिक वेट दे रखा है 63.5. दिस मच ग्राम एटम्स ऑफ कॉपर हो गए. 1 मीटर क्यूब कॉपर में इतने ग्राम एटम्स ऑफ कॉपर है. अब इतने ग्राम एटम्स कॉपर में
कितने एटम्स ऑफ कॉपर होंगे? 1 ग्राम एटम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो इतने ग्राम एटम में होंगे 9.7 into 10 to the power 6 upon 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23. This much atoms. इतने कॉपर के एटम्स हुए। अब एक बात सोचिए, कॉपर में भले ही 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर क्या सभी 29 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं। कॉपर में सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 4s1 सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक एटम में सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो सरफेस पर चला जाता है, जो कंडक्शन करता है। तो कुल मिला के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हैं? 9.7 into 10 की पावर 6 into 6.023 into 10 की पावर 23 upon 63.5, this much into 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, this much फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब जरा देख ले, 6 into almost 10, यह चीज it's slightly less than 1, slightly less than 1. So this would become, n is some point, this would become 9.5 something into 10 की पावर 28. This is 10 की पावर 9, this 0.9 something, तो 9.5 something लिख दिया मैंने, into 10 की पावर 28. This much free electrons per unit volume. N is 9.5 into 10 to the power 28 free electrons per meter cube. Nearly. मैं बड़े ध्यान से 10 की पावर सुन रहा था, और 10 की पावर के आगे यह रैशनलाइज फॉर्म में दिखना चाहिए। 9.53 या 9.7 या 9.6 समथिंग दिखेगा यह, इनटू 10 की पावर 28। बड़े ध्यान से देखें, इस तरह की चीज जब आपसे पूछी जाए, such type of things are very much frequent in competitive examination, IIT JEE sort of thing, और आपको ये सब चीज एकदम से तेजी से सोचना आना चाहिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है। डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी थी उसको अप्रोप्रिएट यूनिट में लिखा, जो हमें डिटरमाइन करना था उस बात को समझा, इट्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हमने यूनिट वॉल्यूम लिया, उसमें मास देखा किलोग्राम्स में, ग्राम्स में कन्वर्ट करा, ग्राम एटम्स में कन्वर्ट करा, उससे नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए और उससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। एनीवे, ये तो सिर्फ एन टर्म बीच में आया तो मैंने उस एन टर्म को समझाया है कि जो J इक्वल टू NeV में n होता है क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है किसी भी मेटल के लिए फिक्स और एक कांस्टेंट